हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं भोली चैप्टर, जिसके राइटर हैं के अब्बास। उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उस उसके बचपन से ही उसे बहुत केयरलेसली ट्रीट किया जाता था। उसकी टीचर क्यों उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाते थे? क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी? तो चलिए देखते हैं। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन वो बचपन से ही उसको बचपन से ही भोली कहा जाता था। भोली एक मूर्ख लड़की। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी, तब वो चारपाई से नीचे गिर गई और उसके सर पर बहुत गहरी चोट भी लगी। शायद उस चोट ने उसका दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज भी कर दिया था, और इसलिए वो पिछड़ी हुई बच्ची थी, और इसलिए उसका नाम भोली एक मूर्ख पड़ा। उसके जन्म से ही वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स या दाने हो गए। सिर्फ और सिर्फ उस बेचारी की एक ही आंख बची और बाकी पूरा शरीर स्मॉल पॉक्स के काले धब्बों का शिकार बन गया। छोटी सी सुलेखा तब तक नहीं बोल सकी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई, और जब वो बोलती थी तो वो बहुत हकलाती थी, और कभी कभार तो दूसरे बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे और उसकी नकल भी करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल जो था, उसके 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। इसका मतलब भोली सबसे छोटी लड़की थी। वो एक भाग्यशाली किसान का घर से थी। एक भाग्यशाली किसान के घर से थी, जहाँ बहुत सारा खाने और पीने का सामान था। भोली को छोड़कर और सारे बच्चे बहुत ताकतवर और स्वस्थ थे। जो लड़के थे वो शहर में स्कूल और बाद में कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिए गए थे, और बहनों में से राधा, जो सबसे बड़ी थी, उसकी पहले ही शादी हो गई थी, और जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम मंगला था, उसकी भी शादी तय हो गई थी। और जब उसकी भी शादी हो गई थी तो रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी की शादी करने के बारे में सोचा, जिसका नाम था चंपा। चंपा नाम था तीसरी बेटी का। ये सभी लड़कियां दिखने में बहुत अच्छी थी और बहुत स्वस्थ भी थी, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रामलाल जो थे, वो भोली को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि वो ना ही दिखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धि की तेज थी। ना ही बुद्धि की तेज मतलब इंटेलिजेंट थी। भो, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। उसी साल उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। जो तहसीलदार साहब थे, वो खुद उस स्कूल को खोलने के उपलक्ष्य में आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा, एक रेवेन्यू कहते हैं साल के टोटल इनकम को, रेवेन्यू ऑफिशियल होने के तौर पर आप इस गांव की सरकार के नमूने हो, तो आप इस गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करोगे, तो आप अपनी लड़कियों को भी इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना। रात को जब रामलाल घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की, और बीवी ने कहा, क्या आप पागल हैं? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की मर्जी का विरोध करे। तो उसकी वाइफ ने एंड में कहती है, मैं आपको बताती हूँ आप क्या करो। आप भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि इसकी शादी के भी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो बदसूरत है और वो बहुत कम समझ पाती है। और कहती है कि और उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि उसके टीचर को चिंतित होने दो भोली के बारे में। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। भोली बहुत डर गई। वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। उसने याद किया कि कैसे कुछ दिनों पहले
उन्होंने अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी को बेच दिया। गाय का नाम था लक्ष्मी, उसको बेच दिया। भोली ने डर के मारे चिल्लाया, न न न न नहीं नहीं नहीं, और अपने पिता का हाथ झटके से छोड़ दिया। तो वहाँ उसके पिता चिल्लाते हैं, क्या मामला है तुम्हारा? मूर्ख, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही ले जा रहा हूँ। तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि आज उसे थोड़े अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे दो, नहीं तो उसे उसे देखकर उसके टीचर और सारे और दूसरी बच्चियाँ ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। वो अपनी बहनों के बचे हुए कपड़े ही पहना करती थी, और यहाँ तक कि उसके भोली के कपड़े भी कोई नहीं धोता था। लेकिन आज वो खुशकिस्मत थी, उसने एक साफ ड्रेस पहनी, और नहाने के बाद उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। और तब उसे विश्वास हुआ था कि वो अब एक ऐसी जगह जा रही है जो उसके खुद के घर से अच्छी थी। जब वो स्कूल पहुंची तो बच्चियां पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। उसे वहाँ हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया। अकेले अकेले गरीब लड़कियों के ने उसे डरी हुई आंखों से देखा। यहाँ बहुत सारे कमरे थे, और हर कमरों में उसी की तरह लड़कियाँ चटाई पर बैठी थी, जो कि किताबें पढ़ रही होती या अपने गत्तों पर कुछ लिख रही होती थी। जो हेडमिस्ट्रेस थी, उसने भोली को एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली जो थी वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, पर वो खुश थी ये देखकर कि उसी के उम्र की लड़कियाँ भी वहाँ हैं। उसने आशा की कि उसमें से एक लड़की उसकी दोस्त बन जाए। जो क्लास में लेडी टीचर थी जो क्लास में लेडी टीचर थी उन्होंने लड़कियों से कुछ कहा, पर भोली को वो समझ नहीं आया। वो तो बस दीवार पर लगी पेंटिंग्स को ही निहारती रही, जो जिनमें कलर्स भी थे। कलर से भरी हुई थी वो पेंटिंग। वो उसे अपनी तरफ खींच रही थे। जो पेंटिंग थी वो भोली को अपनी तरफ खींच रहे थे। जो घोड़े थे वो ब्राउन कलर के थे। वो बिल्कुल वैसे ही थे, घोड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे घोड़े पर तहसीलदार साहब बैठ के आया करते थे गांव में घूमने के लिए। जो बकरी थी वो काली थी, जैसे उनके पड़ोसियों के पास थी। जो ताले थे जो तोते थे वो हरे रंग के थे, जैसे उसने आम के बगीचे में देखे थे। और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी, जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले बेच दिया था। अचानक से भोली ने नोटिस किया कि उसकी टीचर उसके बगल में बैठकर उस पर हंस रही हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची? उसने काँपते हुए कहा, ब ब ब भोली ब। उसने पूरा नाम नहीं बोला अपना, वो इससे पहले इतना कभी नहीं काँपी। उसके बाद वो रोने लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सर झुकाए रखा जब वो एक कॉर्नर में बैठी थी। वो उन लोगों को देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी जो उस पर इतना हंस रहे थे। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां क्लासरूम से भाग गईं, लेकिन भोली ने अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत तक नहीं की। उसका सर नीचे ही झुका रहा और वो हिचकियों के संग रोने में लगी रही। उसकी टीचर ने उसे बहुत सॉफ्टली और स्मूथली तरीके से कहा, भोली। उसकी लाइफ में इतनी इस तरीके से उसे कभी नहीं कहा गया। इस आवाज़ ने भोली के दिल को छू लिया। अब उसकी टीचर ने कहा, उठो। ये उसकी टीचर का कोई कमांड नहीं था, लेकिन एक दोस्ती के तरीके का सजेशन था। भोली, उठ जाओ। अब मुझे अपना नाम बताओ। भोली के शरीर में भी उस टीचर की स्वीटनेस
आग की तरह फैल गई। तो अब क्या भोली अपने हकलाती हुई जीभ से अपने आप को फिर से लज्जित करेगी? चलिए देखते हैं, करेगी कि नहीं करेगी। उस दयालु औरत की वजह से, हालांकि उसने उसने कोशिश करने का निर्णय लिया, उसकी इतनी शांत आवाज़ थी कि और लड़कियां उस पर नहीं हंसी। उसने काँपना शुरू किया और बोला, भ भ भो भो ऐसे करके कहा उसने। अभी भी उसने पूरा नाम नहीं बोला। उसकी टीचर ने उसे बढ़ावा दिया और कहा, बहुत अच्छे, वेल डन, कम ऑन, अब अपना पूरा नाम बोलो। फिर उसने कहा, भ भ भ भोली। आखिरकार उसने ये कह ही दिया और उसने ये कहने के बाद बहुत राहत फील की, क्योंकि ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस उसकी टीचर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि अपने दिल से डर को दूर भगा दो, तो तुम किसी के साथ भी इसी तरह बिना हिचकिचाकर बात कर सकोगी। भोली ने उसकी ओर देखा और कहा, सचमुच, ये सच्ची में? तो टीचर ने कहा, हाँ हाँ, ये बहुत आसान है, बस तुम्हें रोज़ स्कूल आना होगा। तुम आओगी ना? उसने पूछा टीचर ने पूछा, तुम आओगी ना? बोली ने थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया और वो बोली, हाँ। ये भी उसने थोड़ा डर डर के बोला, हाँ, ये यस, ऐसे करके। और ये बोलते समय बोली खुद सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि उसने ये एंड में पूरा बोल दिया। अब टीचर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम ये बुक मैं तुमसे कहा था ना, अब तुम ये बुक पकड़ो। ये जो बुक है वो बहुत सारी अच्छी पिक्चरों से भरी हुई है और उनमें कलर भी भरे हुए हैं, और उसके साथ ही साथ हर पिक्चर के साथ कुछ काले रंग के अक्षर भी हैं। एक महीने में तुम ये बुक पढ़ने के लायक हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी, और समय के साथ तुम इतना पढ़ लोगी कि जितना कि गांव में किसने नहीं पढ़ा होगा। तो फिर कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। जो भी लोग होंगे वो तुम्हारे आदत के साथ सुनेंगे, और तुम उनके सामने बोलने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाओगी, ज़रा भी स्टैमर नहीं करोगी। स्टैमर मतलब हिचकिचाना। मेरी बात को समझो। चलो अब तुम घर जाओ और सुबह जल्दी आना। भोली ने सोचा कि अगर अचानक से गांव के मंदिर में सारी घंटियां बज रही थीं और वो जो पेड़ थे स्कूल के सामने वो भी बड़े बड़े लाल फूलों में बदल गए, तो अब भोली का दिल एक नई आशा के संग, एक नई ज़िंदगी के संग धड़कने लगा। अब बहुत सारे साल गुजर गए। जो गांव था वो एक छोटे से कस्बे में बदल गया। कस्बे मतलब टाउन में बदल गया। जो प्राइमरी स्कूल था जिसमें भोली पढ़ती थी वो अब हाई स्कूल में बदल गया। प्राइमरी स्कूल होता है 5th क्लास तक का और हाई स्कूल होता है 10th क्लास तक का। तो जो स्कूल था वो प्राइमरी से हाई स्कूल में बदल गया। जो मेल ट्रेन थी वो वो भी अब स्टेशन में रुकने लग गई। एक रात को डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, क्या मैं बीशांबर का प्रपोज़ल स्वीकार कर लूं? बीशांबर ने एक प्रपोज़ल दिया था शादी का, वो स्वीकार कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, उसकी पत्नी ने कहा। भोली के पिता बोले, बात तो सही है, लेकिन वो जवान नहीं है, क्या तुम्हें पता है? वो उसी उम्र का है जिस उम्र का मैं हूँ, और वो कमज़ोर भी है, और और उसकी पहली बीवी के बच्चे भी बहुत बड़े हैं। तो पत्नी बोली, तो ये क्या मैटर करता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50 ये कोई बड़ी उम्र थोड़ी होती है। 45 और 50 ये कोई बड़ी उम्र थोड़ी होती है। वो तो आम खुशकिस्मत हैं, लड़का दूसरा गांव से है और उसे भोली के स्मॉल पॉक्स और उसके ख़राब इंद्रियों के बारे में नहीं पता है।
और अगर हमने ये रिश्ता ठुकराया तो हो सकता है कि हमारी भोली ज़िंदगी भर के लिए कुंवारी रह जाए। तो पिता बोले, हाँ लेकिन मुझे घबराहट इस बात की है कि भोली क्या कहेगी। तब माँ बोली, तो माँ बोली, वो मुरझी हुई सी क्या बोलेगी, वो तो एक भौंदू गाय की तरह है। पिता बोलते हैं, शायद तुम सही हो। ये पिता मुँह ही मुँह में बोलते हैं, विस्पर करके, मुँह मुँह में। वहीं भोली एक कोने में छुपी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। भीषाम्बर नाथ, जिसने शादी का प्रपोजल भेजा था, वो एक अच्छी भली परचूनी दुकान का दुकानदार था। वो एक बड़ी पार्टी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शादी करने के पर्पज़ से आया था। जो ब्रास बैंड नाम का एक ट्यून है इंडियन फिल्म से, उससे पार्टी को आगे बढ़ाया गया और दूल्हे को एक सजाए हुए घोड़े पर बैठाया गया। जो भोली के पिता थे वो इतनी शानदार पार्टी देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली को इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। भोली की जो सबसे बड़ी बहन थी वो अब उससे थोड़ा ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी। अब वो शुभ घड़ी आई और पुजारी ने कहा, दुल्हन को लाओ। भोली लाल रंग की सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहनकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई और जिसके पास से आँख जल रही थी, दुल्हन की वरमाला बीशाम्बर नाथ के एक दोस्त ने बोला, दुल्हन की वरमाला। जो दूल्हा था उसने वरमाला उठाई और एक औरत ने भोली को वरमाला पहनाने के लिए उसका सिल्क का घूंघट उठाया। बीशाम्बर जो था उसने एक छोटी सी झलक देखी भोली की, तो उसके हाथ में वरमाला रखी की रखी रह गई। तो दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट नीचे किया तो बीशाम्बर कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा। अपने आसपास के दोस्तों से कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर काले धब्बों के निशान हैं, मतलब स्मॉल पॉक्स के निशान हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा, तो क्या हुआ, तुम जवान भी तो नहीं हो, उससे शादी। तो वो बोला, शायद, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके पिता मुझे 5,000 रुपये तो देंगे ही देंगे। रामलाल उसके पास गया और अपनी पगड़ी, अपना सम्मान बीशाम्बर के पैरों में रख दिया और कहा, इस तरह हमें नीचा मत दिखाओ, ये लो 2,000 रुपये। तो उसने जवाब दिया, नहीं, 5,000 नहीं, 5,000 दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे और तुम अपनी बेटी को अपने पास ही रखना। फिर थोड़ा सोचने के बाद, प्लीज़ अगर तुम चले जाओगे तो मैं कभी अपने गांव में अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाऊँगा। फिर 5,000 रुपये के साथ भोली के पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल अंदर गया और उसने तिजोरी खोलकर नोट गिने और उन नोटों के बंडल को दूल्हे के पैरों में के सामने रख दिया। अब बीशाम्बर के चेहरे में एक विजय भरी स्माइल आई। विजय भरी मतलब जीत, मतलब जैसे वो जीत गया होगा, तो जीत की एक स्माइल आई। वो जीत गया और उसने कहा, लाओ मुझे माला दो दुल्हन को पहनाने के लिए। एक बार फिर दुल्हन का घूंघट जो था वो हटाया गया, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें झुकी हुई नहीं थी। वो अपने पति को सीधे देख रही थी। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफ़रत, बस एक रूखा अनादर। बीशाम्बर ने वरमाला दुल्हन के गर्दन में डालने के लिए उठाई, लेकिन उससे पहले वो वरमाला डाल सके, भोली ने उसके हाथ पर बड़ी ज़ोर से मारा और जो वरमाला थी वो आग में जाकर जल गई। वो वहाँ से उठ गई और उसने अपना घूंघट फेंक दिया। भोली ने साफ आवाज़ में कहा, पिताजी। और उसके सभी जान पहचान के लोग उसे सुनने लग गए। इस बार उसकी आवाज़ में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने कहा, पिताजी अपने पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। रामलाल को बहुत जोर का झटका लगा। जो मेहमान थे वो
मुंह मुंह में बड़बड़ाने लगे, कितनी बदतमीज़, कितनी बदसूरत और कितनी बदतमीज़। ये सब वो कह रहे थे भोली के बारे में। तो जो रामलाल था उसने बोला, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है? तो भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, लेकिन मुझे इतना नीच, लालची, घृणित और कायर पति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो लोग बोले, क्या बेशरम लड़की है। हम सब तो सोचते थे ये बिना नुकसान पहुंचाने वाली एक शांत गाय है। भोली उस बूढ़ी औरत पर हिंसक तरीके से चढ़ बैठी जिसने ये सब कहा, और भोली ने कहा, और अब भोली कहती है कि हाँ आंटी आप सही हैं, हाँ आंटी आप सही हो। आप सब सोचते थे कि मैं एक बहुत बुद्धू और शांत गाय हूँ, इसलिए आप मुझे इस बेदिल इंसान के साथ बांधना चाहते थे जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसने भोली ने उसे बेदिल इंसान के नाम से बुलाया, इसलिए आप मुझे इस बेदिल इंसान के साथ बांधना चाहते थे। लेकिन अब जो बुद्धू और शांत गाय एक हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहती हैं? उसने कहा, अब वही बुद्धू और शांत गाय बिना हकलाए बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहती हैं? तो अब बिशाम्बर नाथ जो था, जो दुकानदार वाला था, बिशाम्बर नाथ शादी के लिए आया था, वो पार्टी से जाने लगा। जो बैंड बाजा वाले लोग थे उन्हें लगा कि जो उत्सव है वो ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने एक बंद होने वाला सॉन्ग बजाया, क्लोजिंग सॉन्ग जो पार्टी के एंड में बजाया जाता है, वो बजाया। जो रामलाल था वो ज़मीन से उठा और उसका जो सिर था वो शर्म के बोझ से हल्का हो गया। उसका जो सर था वो शर्म के बोझ से हल्का हो गया। अब जो पवित्र आग की फ्लेम थी, पवित्र आग की लपटें थीं, वो भी बुझने लगी। सब घर वापस से जाने लगे। रामलाल जो था वो भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बेटा अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे तो अब कोई भी शादी नहीं करेगा। अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुलेखा ने बहुत नरम आवाज़ में कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपकी बूढ़ी उम्र में आपका और माताजी का सहारा बनूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था। क्या ये सही नहीं होगा मैम? वो टीचर जिससे भोली ने कहा, क्या ये सही नहीं होगा मैम, वो एक कोने में ही खड़े उनका ड्रामा देख रही थी। वो बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स। और उनकी हंसती हुई आंखों में एक गहरी तसल्ली देखकर जो आर्टिस्ट था उसने सोचा कि आप अपने मास्टरपीस को आखिरकार कंप्लीट ही कर दिया। जो टीचर था उसने अपने मास्टरपीस को कंप्लीट ही कर दिया है। उसका मास्टरपीस ये था कि भोली को अब बिना हिचकिचाहट के बुलवाना है, तो उसने आखिरकार ये कंप्लीट ही कर दिया। तो यही थी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग और हमारी वीडियो की भी हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हमारी और नोटिफिकेशन आती जाएँ जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। तो थैंक्स।